सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये देखिए कुंडली बहुत बहुत जो है कई महीनों से हमारे पास मैसेज आए थे केरल से और आंध्र प्रदेश से। एक साउथ इंडिया के सुपरस्टार थे पुनीत राजकुमार। अच्छा, ये इनके फादर जो थे वो सुपरस्टार थे, राजकुमार, साउथ इंडिया के राजकुमार। तो उन्हीं के ये बेटे थे, क्योंकि ये भी सुपरस्टार थे। तो ये जो है हार्ट अटैक में इनकी मृत्यु हो गई। 46 47 48 के आसपास रहे होंगे। ये पढ़िए जरा कुंडली। तो पुनीत राजकुमार दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता। तो पुनीत राजकुमार की जन्म कुंडली है मिथुन लग्न और मेष राशि की। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश बुध इनका है स्थिर में, अष्टमेश का शनि द्विस्वभाव, ये दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, अल्पायु हो गई। तो दो तरह से अल्पायु की यह जन्म कुंडली है। तो अब इसमें राजयोग देखे जाए। लग्नेश बुध इनका भाग्य भाव में आया, ये नीचा अभिलाषी है बुध। यहाँ मीन इसकी नीच राशि है, एक राशि पीछे बैठा है कुंभ में। तो फिर भी ये बड़ा राजयोग है। लग्नेश भाग्य भाव में आया नवम घर में, तो ये बड़ा राजयोग एक बनेगा। तो एक राजयोग ये हो गया। पंचमेश का शुक्र इनका अपने से 7वें बैठा है लाभ भाव में, मेष राशि में। मीन इसकी उच्च राशि है, ये नीचा अभिलाषी है। कन्या इसकी नीच राशि है, उससे 5 राशि पीछे बैठा है। लेकिन ये पंचम घर को शुक्र देख रहा है, इसलिए पंचम घर तो बलवान रखेगा। नवमेश इनका शनि लग्न में आ गया, ये दूसरा राजयोग बन गया। शनि यहाँ उच्चाभिलाषी है, तुला इसकी उच्च राशि है और उससे 4 राशि पीछे बैठा है। तो 2 ये राजयोग हो गए। अब चतुर्थेश बुध इनका यहाँ आ गया नवम घर में, तो वो तो लग्न का ही राजयोग आ गया बुध का। तो अब चतुर्थे से लेने की कोई बात नहीं। अच्छा, सप्तमेश का इनका गुरु आया 10वें घर में, ये कोई राजयोग नहीं यहाँ बनाएगा। दशमेश का गुरु 10वें घर में बैठा है, ये 10वें घर को बलवान करेगा। मीन राशि में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है। और ये उच्चाभिलाषी है, कर्क इसकी उच्च राशि है और उससे 5 राशि पीछे बैठा है ये। तो ये तो ठीक है स्थिति। अब सूर्य को देखो, सूर्य पराक्रम का मालिक है, यहाँ धन भाव में बैठा है, अरे 10वें घर में बैठा है। और ये उच्चाभिलाषी है, मेष इसकी उच्च राशि है, 1 राशि पीछे बैठा है मीन में। तो सूर्य का कोई बहुत रोल नहीं है, लेकिन ये गुरु के साथ मिल करके अच्छा काम करेगा 10वें घर में। तो एक तो ये चीज हो गई। चंद्रमा इनके धन भाव का मालिक है, लाभ भाव में बैठा है और ये उच्चाभिलाषी वृषभ इसकी उच्च राशि, 1 राशि पीछे मेष में बैठा है, ये ठीक है यहाँ। और चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा है, तो एक तरह का ये धनवान योग बनाता है, लक्ष्मी योग बनाता है। ऐसे लोग पैतृक रूप से ही धनवान होते हैं। हाँ, तो इनके पिताजी जो है स्टार थे। हाँ, तो ये स्थिति हो गई। मंगल मिथुन लग्न में अकारक ग्रह होता है और ये 8वें घर में उच्च का बैठा है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, ये थोड़ा हानि ही करेगा यहाँ। अकारक ग्रह अगर 8वें घर में उच्च का बैठ जाएगा तो ये नुकसान करेगा आयु के लिए, आयु को क्षीण करेगा। ये स्थिति इसकी हो गई। शनि की देखो तो तीसरी दृष्टि आई पराक्रम के घर पे, 7वीं आई पत्नी के भाव पे और 10वीं दृष्टि आ गई 10वें घर पे। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि आएगी
उच्चाभिलाषी तुला इसकी उच्च राशि है और उससे 6-7-8 राशि पीछे बैठा है, दृष्टि आ रही शनि की। तो ये इसकी स्थिति हो गई। अब इनका धन भाव का देखो तो धन भाव का मालिक इनका लाभ भाव में उच्चाभिलाषी है, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। और संतान पत्नी भाव देखो तो पत्नी का मालिक गुरु दशम घर में बैठा है, ये भी बलवान है यहाँ पे, तो पत्नी इनकी अच्छी होनी चाहिए। संतान भाव का मालिक शुक्र अपने से 7वें में बैठा है और ये यहाँ पे 7वें घर को पंचम घर को देख रहा है, इसलिए संतान भी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो ये तो इसकी सारी स्थिति हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए हाँ। कि जैसे ये 2 तरीके से अल्पायु थी, हाँ, तो ये लग्नेश भाग्य भाव में जाएगा तो आयु का कालखंड 1 बढ़ेगा ना। हाँ, आयु का कालखंड बढ़ा देगा तो मध्य आयु में कर देगा। हाँ, 40 से 80 वर्ष की 40 से 80 हाँ वर्ष में कर देगा इसको। हाँ, तो ये हो गई। हाँ, इनकी मृत्यु जो है वो 46-47 के आसपास में हुई है। हाँ, तो वो ठीक तो है, वो वही मध्यायु हाँ मध्यायु के कालखंड में आ गई के हिसाब से ना। हाँ, आगे। हाँ, तो ये स्थिति जन्म कुंडली की है। हाँ, तो बाकी तो सब घर ठीक ठाक हैं। हाँ। बस अच्छा, इसमें सूर्य जैसे दशम भाव में है तो पिता के लिए हानिकारक है। हाँ, सूर्य में दशम घर में पिता के लिए यहाँ पे हानिकारक है। पिता के शरीर अगर जीवित होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, अन्यथा पिता जीवित नहीं। ज्यादातर दशम में जब सूर्य बैठता है तो पिता जो है वो एक्सपायर हो ही जाते हैं। नहीं, हाँ, वो दशम का सूर्य बहुत पिता के लिए बहुत हानिकारक होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। हाँ। और हम उसका रीजन आपको बताते हैं। मेन रीजन हार्ट अटैक नहीं है। इनका एक वीडियो जारी हुआ था तो उसमें ये एक्सरसाइज कर रहे थे जिम में, और एक्सरसाइज करने के बाद इनको हार्ट अटैक हुआ है। तो यानी कि मेन रीजन हुआ अननेसेसरी, आप इसको कह लीजिए, चाहे उनके लिए तो जरूरत ही रही थी एक्सरसाइज की, लेकिन वो इतनी डीप एक्सरसाइज जो होती है कि खून का दौरान धमनियों में वो बहुत एकदम से तेज हो जाता है। तो उसी की वजह से कहीं छोटा मोटा थक्का उक्का जब जमता है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो वही हुआ होगा। तो ये चीज जो है ये कुंडली में से देखिए जरा कि ये जो क्या हार्ट इनका कमजोर। हाँ, बिल्कुल कमजोर था। कारण ये है कि इनका चौथा घर जो हृदय का मालिक है, कन्या राशि है यहाँ, ठीक है, इसका मालिक यहाँ नीचा अभिलाषी पड़ा है 9वें घर में। मीन इसकी नीच राशि, उससे 1 राशि पीछे, यानी कि बुध कमजोर है यहाँ पे, है ना। और जब बुध कमजोर है और बुध के घर ये चौथे घर पे दृष्टि देखो तो केतु की आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि केतु की यहाँ आ रही है ना। तो ये एक कारण बनेगा इनके हार्ट अटैक का। ऊपर से ये सूर्य की यहाँ जो दृष्टि आ रही है ना, सूर्य भी अकारक ही है ना, अकारक ही है, तीसरे घर का मालिक है। तो सूर्य की यहाँ उच्चाभिलाषी दृष्टि आ रही है, तुला इसकी उच्च राशि है और उससे 1 राशि पीछे दृष्टि आ रही है। गुरु की यहाँ नीच दृष्टि आ रही है चौथे घर पे, तो गुरु की नीच दृष्टि और सूर्य की, गुरु की नीच कैसे बनेगी इस पे? गुरु की नहीं, गुरु की दृष्टि आ रही है नीचा अभिलाषी, है ना। मकर इसकी नीच राशि है गुरु की, कन्या में आ रही 4 राशि पीछे, तो गुरु की दृष्टि यहाँ इसको नुकसान करेगी, सूर्य की दृष्टि नुकसान करेगी। ये भी नीचा अभिलाषी है ना, ये उच्चा अभिलाषी है सूर्य। हाँ, तुला इसकी उच्च राशि है, नहीं नीचा अभिलाषी जाएगा। हाँ, नीचा दृष्टि। तो 2 नीचा अभिलाषी दृष्टियां हो गई और केतु की 5वीं दृष्टि आ गई, और चतुर्थेश बुध यहाँ ऑलरेडी नीचा अभिलाषी है ना। और ये बुध यहाँ राहु से 1, 2, 3, 4 चौथे केंद्र में भी है बुध। तो ये एक समस्या खड़ी करेगा हृदय के लिए। और ये जो जैसे राहु छठे भाव में गया है, तो जो आप वो कहते हैं कि राहु और मंगल शनि, इनका अगर कहीं कुछ सिस्टम बने ऐसे छठे भाव से संबंधित होके, या कुंडली में छठा भाव बहुत बलवान हो या खष्ठेश बलवान हो, तो वो रोग ऋण और शत्रु, तो इनका जैसे छठा मंगल जो है वो बली है ना। मंगल उच्च में है, हाँ, खष्ठेश बलवान, और खष्ठेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो ये स्थिति है जिसके ऊपर साधारणतः ज्योतिषी ध्यान नहीं दे पाएगा। हम आपको एक चीज बताते हैं, हमने थोड़ी सी एक डिफरेंट रिसर्च की।
जैसे कुंडली में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ये अपना विचारधारा है कि जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कुंडली को बाद में जब कोई घटना घट चुकी होती है तो गुड़ा भाग करके अपना मिला ही देता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि कुंडली को मिला ही देता है। तो हमने क्या किया कि पुनीत राजकुमार की वीडियो हम देख रहे थे, उसमें इन्होंने हाथ उठाया और हमने उसकी फोटो खींच ली। अब हम आपको पुनीत राजकुमार के हाथ की फोटो दिखाते हैं कि इनकी जो हृदयाघात से मृत्यु हुई उसके लक्षण हाथ पर भी है। अच्छा, ये भी एक साइंस है ना, पामेस्ट्री। हाँ, पामेस्ट्री है, हस्तरेखा विज्ञान, वो भी आपको आती है। और पामेस्ट्री का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कुछ मन में चल रहा है वो हाथ पर अंकित हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, वर्तमान है ना। हम आपको देखिए एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए, ये पुनीत राजकुमार है, ये एक्टर, ये इनका हाथ है। हाँ, इसको आप मोड़ लीजिए अपनी तरफ, है ना। अब क्या है देखिए इसमें कि ये हम वीडियो इनके देख रहे थे इंटरव्यू की, आप ये देखिए यहाँ पे जीवन रेखा खराब हो गई, आगे चल के 2 मुही हो गई, और हृदय रेखा यहाँ टूटी हुई है। हाँ, हृदय रेखा देखो, और हृदय रेखा जो टूटी है वो हमने बड़ा किया यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे ये गैप देखिए आप हृदय रेखा का। हाँ, तो हृदय रेखा अगर कहीं किसी की भी टूटी होगी, है ना, तो हार्ट अटैक, हाँ, निश्चित रूप से हृदय की बीमारी पक्का होगी ना, बिल्कुल पक्का होगी। तो अभी इससे एक चीज, क्या ये चीज क्लियर होगी कि अगर कुंडली के अंदर रोग की स्थिति बलवान है तो आदमी का पामेस्ट्री से उसको वेरीफाई कर ले एक बार, हाँ, है ना, बिल्कुल। और ये चीज कंफर्मेशन पे आ जाती है कि किस वजह से प्रॉब्लम आएगी, है ना, बिल्कुल। आप देखिए ये हाथ पे। हाँ। अच्छा, हमने एक चीज और सोच रहे थे हम, उसको थोड़ा सा खुलासा करिए। ये पुनीत राजकुमार का वीनस देखिए आप, शुक्र पर्वत कितना ज्यादा बड़ा है। हाँ है। तो शुक्र यहाँ पर कुंडली में देखो, हाँ, है नी, शुक्र मीन इसकी उच्च राशि है, उससे एक ही राशि पीछे, इसका मतलब है कि शुक्र बहुत बलवान है ना। और हाथ में देखिए वो, हाँ, वो हाथ में दिखता है शुक्र। और आप ये कहते हैं कि शुक्र महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। तो महत्वाकांक्षी मन होने के नाते ये शरीर को उस लेवल पर इस्तेमाल कर ले गए कि मतलब हृदयाघात की संभावना बन गई। हाँ, वो नहीं होना चाहिए था। तो इससे हमको एक चीज ये समझ में आई कि अगर किसी की कुंडली में या हाथ में ऐसे लक्षण हो कि जिससे रोग की संभावना बने, तो उसको उस दिशा में तो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जिस दिशा में रोग और ऋण और शत्रु बन रहे हो, है ना, बिल्कुल। ये हम इस वजह से ले आए थे। इसके बारे में कुछ आपको कुछ कहना हो तो बताइए जरा, हस्तरेखा विज्ञान के बारे में कुछ। हस्तरेखा विज्ञान में तो मुख्य रूप से जो प्राचीन ग्रंथों में है या जो इंग्लैंड के कीरो ने लिखा है, हाँ, अपनी पुस्तक, हाँ, उसमें 7 मुख्य रेखाएं बताई हैं। अच्छा। जीवन रेखा, हाँ, और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, है ना, और स्वास्थ्य रेखा, है ना, और 7वीं विवाह रेखा। 7 मुख्य रेखाएं बताई हैं उसमें। तो उसमें उन रेखाओं पर ही ये चीज, उनसे संबंधित जो चीज होती है, जैसे इसमें हृदयाघात की बात है, तो हृदय रेखा इसमें कहीं टूटी होनी चाहिए, है ना। तो जहाँ पे टूटी होगी उसी उम्र के आसपास हार्ट अटैक होने की स्थिति का संकेत हाथ बताएगा। तो वही हाल है इसमें जन्म कुंडली में, कि कुंडली भी बताती है कि मध्यायुग के कालखंड में हृदय रोग की स्थिति, और हाथ पर भी वो चीज है, तो वो चीज क्लियर हो गई इससे। बाकी हस्तरेखा शास्त्र को आप ज्योतिष विज्ञान के पैरेलल में कैसे मानते हैं कि ये एक उपयोगी शास्त्र है या? हाँ, उपयोगी तो है। दरअसल होता क्या है कि जब किसी को अपनी जन्म तिथि, टाइम, है ना, समय और करना पता हो, स्थान तो सबको मालूम होता है, तब फिर 2-3 विधियां और हैं ज्योतिष शास्त्र में जिनका सहारा लेते हैं ज्योतिषी लोग। एक तो है हस्तरेखा विज्ञान, एक है अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, है ना, और एक होता है प्रश्न कुंडली। अच्छा। तो वो चीज, ये हस्तरेखा का और
न्यूमेरोलॉजी का अपने भारतीय शास्त्रों में ऐसा है पुराने? हाँ, या ये नए कोई? नहीं साइंस की कुछ नहीं। अच्छा, प्राचीन शास्त्रों में है इसका। क्योंकि आप बताते थे कि कीरो ने अपनी बुक में लिखा था कि वो पहले भारत आया था ना। दरअसल कीरो ने अपनी जो पुस्तक लिखी है पामिस्ट्री पे, हस्तरेखा विज्ञान पे, उसमें उसने लिखा है कि मैं हस्तरेखा विज्ञान के प्रति इसलिए उत्सुक हुआ कि मैं एक बार भारत गया था। तो भारत में किसी तीर्थ स्थल पे किसी नदी के किनारे कोई पामिस्ट बैठा था, तो उसको मैंने अपना हाथ दिखाया। तो उसने हाथ दे करके मेरे को बहुत सारी चीजें बताई, जबकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। तो हमने उनसे पूछा, कीरो ने कहा कि हमने उस ज्योतिषी से पूछा कि आपने ये विद्या कहाँ से सीखी। तो उसने बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, और राजस्थान में मंदिरों के जो पुजारी होते थे प्राचीन काल में, उनके पास चमड़े की एक बड़ी मोटी पुस्तक होती थी, जिसमें लाल रंग के प्राकृतिक रंग के प्रयोग से हाथों पर रेखाएं बनी होती थी, और नीचे उनका फलादेश लिखा होता था उन रेखाओं पे, है ना। तो उसने बड़ी प्रार्थना की। तो वो खैर जो ज्योतिषी था वो किसी तरह मान गया, तो उनको ले गया राजस्थान में। तो मंदिर में जबकि उसकी अनुमति नहीं थी किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाने की, चाहे वो भारत का ही क्यों ना हो, वो विद्या उनकी एक तरह से पारिवारिक विद्या थी। तो वो 6 महीने वहां रहे राजस्थान में। उन्होंने लिखा है, मैं 6 महीने रहा, और मैंने उस ज्योतिषी से वो पामिस्ट्री की सारी किताब देखी और समझी। फिर मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में मैंने उसके प्रयोग किए, हजारों प्रयोग किए, लोगों को हस्तरेखा दे करके बताने लगा। कहीं फिर मेरी समझ में आया कि ये विज्ञान सही है, तो मैंने इस पे पुस्तक छपवाई। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ और टाइम ना हो, हाँ, तो वो अपनी पाम रीडिंग भी, हाँ, लेकिन क्या हस्तरेखा से वो सारी चीजें गणना हो जाती हैं जो गणना कुंडली से होती है? नहीं, कुंडली तो बहुत विस्तार में है। कुंडली एक विस्तृत चीज है। हाँ, हस्तरेखा से मोटी मोटी गणना हो जाती है। हाँ, हमने बताया कि 7 मुख्य रेखाएं हैं, इन्हीं से संबंधित जानकारी मिल पाएगी। और यही हाल उसका है, न्यूमेरोलॉजी का यही हाल इसका है, प्रश्न कुंडली का। हाँ, बहुत विस्तृत जो जानकारी है वो केवल जन्म कुंडली देती है ना। जो वास्तविक जन्म तिथि से जन्म कुंडली बनती है, उसमें विस्तृत जानकारी मिलेगी। बाकी ये सपोर्टिंग है, एस्ट्रोलॉजी की शाखाएं हैं। हाँ, ठीक है, बाकी इनसे कुछ वो नहीं है ना, उनसे कुछ। जैसे दक्षिण भारत में नाड़ी विज्ञान चलता है। अच्छा। नहीं, तो वो एक ज्योतिष का वो भी एक शास्त्र है, नाड़ी विज्ञान भी। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं ज्योतिष में। हस्तरेखा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वर्तमान का है ना, कि जो भी विचार चल रहा होगा उसके अराउंड जो है वो हाथ के ऊपर प्रिंटिंग होगी है? और कुछ जो मेन रेखाएं हैं वो जन्मजात होती हैं, वो नहीं बदलती, बाकी बदलती रहती हैं अपने कर्मों के आधार पे, विचारों के आधार पे उनमें परिवर्तन। यानी हस्तरेखा से बहुत सारी चीजें ऐसी प्रिडिक्ट की जा सकती हैं कि किसी को हार्ट अटैक पड़ने वाला है, हाँ बिल्कुल, दुर्घटना में मृत्यु होने वाली है, शुगर होने वाली, कैंसर होने वाला, हाँ बिल्कुल, है ना, या अचानक से जो है वो पैसे का लाभ होने वाला, नुकसान होने वाला है ना, बिल्कुल। यानी कि वर्तमान में जो चीजें घटने वाली हैं उन चीजों की जो है मोटी मोटी जानकारी इससे हो सकती है। और हमको तो ऐसा लगता है कि कुंडली के साथ इसको हस्तरेखा को साथ में जोड़ के काम करना ठीक रहता है ना। हाँ, इससे थोड़ा वेरिफिकेशन भी होने लगता है ना। अब इसमें ये वेरीफाई हो गया कि इनको देखिए जैसे इसमें यहाँ पे जैसे ये हृदय रेखा जो है, देखिए इसको उजाले में यहाँ लाइए हल्का, देखिए ये यहाँ पे ब्रेक है, देखिए ब्रेक है, हाँ, है टूटी है ना। और ये जीवन रेखा देखिए, ये यहाँ से जीवन रेखा खराब हो गई है और फिर आगे चल के वो पूरी तरीके से 2 भागों में टूट गई है ना। तो ये चीज है इस तरह से। हमने इसकी थोड़ी रिसर्च की। हमने सोचा कि अब ये एस्ट्रोलॉजी की जो हॉरोस्कोप है ये तो जैसे ऐसे बना हुआ है, तो क्या इसके साथ में सपोर्टिव भी कुछ
विद्याएं हैं, तो हमने सोचा कि ये चीज करें। तो हमने क्या किया, इनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और फिर उसी इंटरव्यूज में हमने वो स्क्रीनशॉट ले लिया और जैसे हमने इसको स्क्रीनशॉट लिया, देखा, चेक किया, तो हमने कहा ये तो पूरा एकदम टैली हो रहा है यहाँ से। तो हमने कहा आपसे जिक्र करेंगे। एक दूसरी चीज है कि जो मैंने पहले पिछले वीडियो में कई बार बताया है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये समझना पड़ेगा कि सन 2019 जब से कोरोना पूरे संसार के अंदर आया हुआ है, इसके बाद से हर शरीर की, चाहे उसको कोरोना हुआ हो या ना हुआ हो, सब शरीरों की प्रतिरोधक क्षमता घट गई है। ठीक है। अब वो पहले 2019 से पहले जैसी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। तो जब इम्यून सिस्टम घट गया है और आप पहले जैसा ही कार्य करना चाहते हैं, अच्छा समझ गए हम बात, एक्सरसाइज करना चाहते हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे और 18-18 घंटे वर्क करना चाहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने शरीर को मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं, ढकेल रहे हैं जानबूझ करके। ठीक है ना। क्योंकि कई डॉक्टरों ने इस बात को बताया है कि 2019 के बाद पूरे संसार के हर मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता घट गई है ना। तो ऐसे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हर चीज एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए। क्योंकि इधर हमने देखा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग हार्ट अटैक में मरे हैं और सब यंग थे, है ना, 18-20 साल से लेकर के और 40 साल के अंदर। ये क्यों ऐसी घटनाएं हो रही? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पर वही बात है कि प्रतिरोधक क्षमता घटी है और लोग काम उसी मात्रा में कर रहे हैं। तो ये वही बात हो गई कि मशीन खराब हो चुकी है और उससे काम उतना ही लिया जा रहा है, तो फिर वो तो मशीन फेल हो जाएगी, बिल्कुल फेल होगी। तो यानी कि जो भृगु और पराशर की वो जो कहना था कि प्रिडिक्शन जो है वो देशकाल और परिस्थिति को ध्यान में रख के दिया जाता है। तो जैसे परिस्थितियां कोरोना वायरस ले आई, तो अब जब प्रतिरोधक क्षमता घट गई है तो फिर अब शरीर से उतने काम लेना पड़ेगा जितना सामर्थ्य हो। सामर्थ्य से परे आप शरीर को ले जाएंगे तो आप अपनी मृत्यु को बुलावा देंगे। ठीक है। और खाने पीने में क्या आप? खाने पीने में मैंने कहा है कि जो लोग शाकाहारी हैं वो ताजी हरी सब्जियों का, फलों का, है ना, और जो अनाज है उसका सेवन करें। और जो लोग मांसाहारी हैं वो भी मांस जो भी खरीदें। वैसे तो मांसाहारी हमारे हिसाब से तो ये ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी जो लोग मांस खाते हैं तो वो ये ध्यान रखें कि मांस ताजा हो, शुद्ध हो, गंदा ना हो, है ना, गंदा ना हो या बासी ना हो, और उसको कायदे से पका करके खाएं। तो मतलब ऐसे तो ना ही खाए हैं। ऐसे तो ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। बहुत एक नई चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। आजकल जितने भी मुर्गियों के अंडे निकलते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादातर मुर्गियों को हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है, जिसका असर अंडे पे आएगा। नंबर 1 तो एक तो अंडे में वैसे भी कोई ज्यादा विशेष ताकत नहीं है हार्मोन का इंजेक्शन देने, 4 ग्राम प्रोटीन होता है ना। अच्छा, इसके बाद उसको जो लोग हाफ बॉयल खाते हैं, अच्छा, वो अपने शरीर का बजाय लाभ के हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि हाफ बॉइल्ड एग, उसमें पहले से ही तमाम बैक्टीरिया वायरस होंगे, और फिर अगर हाफ बॉइल्ड एग खाओगे तो सीधी सी बात है नुकसान करेगा। तो जिसको अंडा खाना भी है तो उसको पूरा पका करके, है ना, और तब उसको खाना चाहिए। ये तो सही चीज है। तो ठीक है, फिर ये बाकी कुंडली तो आपने सब पढ़ी दी है इसमें, है ना। बाकी वो एक्सपायर हो चुके हैं और उनके लक्षण देखिए इस तरीके से मिले। हमने सोचा कि अब थोड़ा सा अब जो भी हम लोग कुंडली पढ़ी जाए और जिसमें कुछ ऐसे विशेष चीज हुई हो कि कोई दुर्घटना हुई हो, है ना, जीवन में, तो उसको थोड़ा हस्तरेखा के साथ मिला लिया जाए, है ना। तो ये ठीक है ना। ठीक है, चलिए। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है।
ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको